आज का जो हमारा सम्स है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हम एक जर्नी को डिस्क्राइब करेंगे और जर्नी में हम अपने डिफरेंट डिफरेंट जो सम्स है वो हमारे सामने आएंगे, उसके रिगार्डिंग हम उन सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं सम्स को। अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। एक बस जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है और रीच अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर वो जाती है बाय द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ए से जो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है वो बी सी डी ई एफ जी और एट लास्ट ए पर ही खत्म होती है, और जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो जर्नी के आधार पर कुछ सम्स आपके सामने हैं जिनको हम सम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट सम्स है, find the total distance covered by the bus from A to D। तो जर्नी फ्रॉम A टू B आपके पास है 200 किलोमीटर। जर्नी फ्रॉम B टू C जो कि हमारे पास है 100 किलोमीटर। जर्नी फ्रॉम C टू D जो कि हमारे पास है 60 किलोमीटर। तो इस तरह से जो सम्स आता है हमारा, इसका निकल के सम आएगा वो 360 किलोमीटर आएगा। जर्नी फ्रॉम ए टू डी, तो ये हमारी टोटल जर्नी आ गई। इस तरह से हमारा सम्स नंबर 1 हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। तो डी से लेकर जी तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। जर्नी फ्रॉम डी टू ई जो कि हमारे पास है 150 किलोमीटर। जर्नी फ्रॉम ई टू एफ जो कि हमारे पास है 70 किलोमीटर। एंड जर्नी फ्रॉम एफ टू जी जो कि हमारे पास है 50 किलोमीटर। तो इसको हम अगर प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 5 10 10 7 17 कैरी 1 270 किलोमीटर। इट इज द टोटल जर्नी जो कि डी से लेकर जी तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी और डी टू ई। तो हमारा जो है जर्नी फ्रॉम सी टू डी जो कि हमें दे रखी हुई है 60 किलोमीटर, एंड डी टू ई तक की जो जर्नी है वो जो हमें दी हुई है वो 150 किलोमीटर है। एंड डिफरेंस जो कि हमें फाइंड करना है ऑफ डिस्टेंस इस पूरी वैल्यूज का, जो डिफरेंस आएगा हमारा वो आएगा 150 माइनस 60 फाइनली 90 किलोमीटर। तो इस तरह हमारे 3 सम्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड हमारे फाइनल सम्स फोर्थ क्वेश्चन पर हम आते हैं, फाइंड आउट द टाइम टेकन। अब टाइम टेकन के लिए जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूलाइजेशन अपना समझ लेते हैं। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड जो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और फाइनली अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इनटू टाइम बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास 3 फॉर्मूले आ जाते हैं जिसमें से हमें टाइम वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है क्योंकि वो हमसे टाइम टेकन पूछ रहा है। तो ए से लेकर बी तक की जो जर्नी है, जर्नी ए टू बी वो हमारी दी हुई है 200 किलोमीटर जो कि एक डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में
फाइंड होती है। डिस्टेंस को हमेशा हम मेजर जो करते हैं वो किलोमीटर में करते हैं। मेजर डिस्टेंस को, जो छोटी डिस्टेंस होती हैं, जैसे कि हमें एक बुक का मेजरमेंट फाइंड करना है तो वो हम सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे। यदि हमें एक पेन का रेडियस फाइंड करना है या डायमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए हम मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने डिस्टेंस के लिए जो किलोमीटर का यूज़ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि ये एक मेजर डिस्टेंसेस हैं जो कि किलोमीटर में ही फाइंड की जा सकती हैं। एंड जो स्पीड दी हुई है हमारी वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमें फाइंड करना है। तो टाइम जो हम फाइंड करेंगे, यदि हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में है तो टाइम जो है हम हमेशा आवर में ही निकाल पाएंगे, क्योंकि मेजर डिस्टेंसेस के लिए किलोमीटर और उसके लिए स्पीड का जो क्राइटेरिया होता है वो किलोमीटर पर आवर होता है। तो फाइनली टाइम हमारा आवर में ही आएगा। तो यहाँ पर अब हम ये फाइंड करेंगे कि उसका टाइम कितना लगा। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस है हमारी वो है 200 और स्पीड है हमारी 20। तो अगर हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो 10 आवर हमारा आंसर आएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, फोर्थ का। अब इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। जर्नी C to D। तो C to D तक की जो जर्नी है वो हमारी कितनी है, 60 किलोमीटर, और स्पीड हम वही यूज़ करेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है हमें फाइंड करना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 60/20। तो ये 3 आवर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज जर्नी E to G। E से लेकर G तक की जर्नी में 2 डिस्टेंस आ रही हैं, यानी E to F एंड F to G। इसके लिए इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 70, और F to G की जो डिस्टेंस है वो है 50, जो कि हमारा 120 किलोमीटर बनता है। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। स्पीड हम वही यूज़ करेंगे जो हमारी चल रही है, और टाइम हमें फाइंड करना है। तो टाइम के लिए अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 120, स्पीड है 20, तो ये हमारा आ जाएगा 6 आवर। दैट्स इट। आज हम अपना डिस्टेंस चार्ट समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो सबसे हाईएस्ट यूनिट होती है वो किलोमीटर है, उसके बाद हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो ये हमारा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है एक तरह से। यानी कि सबसे जो छोटी मेजरमेंट होती हैं उनको हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं। ये आपके सामने एक स्केल दिख रहा होगा। स्केल में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये हमारे मिलीमीटर को शो करते हैं। अब यहाँ पर एक मार्क आ रहा है बड़ा, 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर्स में चले जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक पुस्तक है हमारे पास। इस पुस्तक को यदि हमें स्केल से मेज़र करना हो तो हम कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर। तो क्योंकि ये एक स्केल से मेज़र करने वाली चीज़ है, अगर आप अपने जो बैग में बॉक्स में एक स्केल होता है उस स्केल को आप देखते हैं तो वो स्केल कुछ ऐसा नज़र आता है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि हम स्केल के माध्यम से इसको बुक को इजीली मेज़र कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ का पता लगाना हो तो हम इजीली स्केल के माध्यम से उसके मीडियम से उसको मेज़र कर सकते हैं, और वो सेंटीमीटर मेज़र होता है। अब इसी के रिगार्डिंग यदि हम अपना एक मार्कर है, इसका एक सर्किल दिख रहा है आपको। इस सर्किल में यदि हम इसके डायमीटर को मेजरमेंट करेंगे तो वो हमारा mm में आएगा। देखिए वो mm में ही मेजर हो सकता है, क्योंकि सेंटीमीटर तक तो पहुंच ही नहीं रहा। यानी कि एक बड़ी अगर आर्टिकल लेते हैं उसका अगर हमें डायमीटर लेना हो
जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कड़ा है, इस कड़े को अगर मेजर करना हो तो ये हमारा सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है, जबकि 1 सेंटीमीटर तक हार्डली जा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर पूरा मान लें। यदि हमें और इजीली इलैबोरेट करना है तो इसको भी हम में ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक चीज़ सीखी कि अगर बड़ी चीज़ों को जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो हमें एक बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ आज हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये जो चार्ट है वो काफ़ी बड़ी क्लास तक भी याद नहीं हो पाता है। तो आज हम आपको इसको याद करने का एक बहुत अच्छा सा मीडियम देंगे, सोर्स देंगे, जिससे कि आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं। बच्चों, आपने MDH मसाले का नाम तो सुना ही होगा। तो जो यहाँ पर हम उस MDH मसाला जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करेंगे। और आपने DCM गाड़ी सुनी होगी। DCM गाड़ी कुछ इस तरह का एक ट्रक होता है। जो ट्रक होता है वो हमारा DCM ट्रक होता है, यानी कि वो एक लोडिंग ट्रक होता है, लोडिंग ट्रक। जो DCM होता है वो लोडियम ट्रक को बोलते हैं। और इसी के यूज के थ्रू आज हम आपको एक बात समझाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि MDH मसाले, MDH मसाले DCM गाड़ी में लोड होंगे। MDH मसाले DCM गाड़ी में लोड होंगे, यानी MDH मसाले किसी एक फ्लोर पर रखे हुए हैं। ये एक फ्लोर है, यहाँ से हमारे मजदूर नीचे आएंगे, एक DCM ट्रक खड़ा हुआ है और उस DCM ट्रक में वो लोडिंग करेंगे। यानी कि MDH मसाले जो है नीचे किसी फ्लोर से आएंगे। इसको इस तरह से याद कर रहा है कि MDH मसाले ऊपर रखे हैं और DCM गाड़ी नीचे खड़ी हुई है। MDH मसाले ऊपर रखे हैं, DCM गाड़ी नीचे खड़ी हुई है। मसाले उठाए, ट्रक में लोड करे और कहाँ पहुंचा दिया? कौशल सर के घर पे। तो कौशल सर का घर कहाँ है? वो काफी दूरी पर है, क्योंकि वो भी हाइट पर है, किसी पहाड़ पर रहते हैं। तो वहां पर जाके उन्हें पहुंचाने हैं। तो ये एक सीक्वेंस बन गया आपके सामने। यहाँ पर ये आपका मीटर हो गया, ये आपका डेकामीटर हो गया, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। बस सबके आगे mm लगा देना है। अगर आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन चीजें आपको और भी आगे सिखाते रहेंगे। इस सिस्टम को आपको याद करने से आपको वो चीज आपको आराम से पकड़ में आ जाएगी। एक बार फिर रिवाइज कराता हूं। MDH मसाले जो कि ऊपर रखे हुए हैं, किसी फ्लोर पर ऊपर रखे हैं तो ऊपर की तरफ लिखना है MDH। गाड़ी नीचे खड़ी हुई है तो वहीं से DCM नीचे की तरफ आएंगे हम, DCM। और कहां पहुंचाने? कौशल सर के घर पे, वो हाइट पे रहते हैं। उसके बाद सबके आगे M लगा देना है, बस यहाँ पर AM लगेगा। ठीक। अब जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हर एक स्टेप पे मल्टीप्लाई बाय 10 होता है। और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो हर स्टेप पे डिविजिबल बाय 10 होता है, लाइक दिस। तो अब यहां से आप आसानी से कोई भी अपना सम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं आपके सामने कुछ सम्स करके दिखाता हूं। 1 किलोमीटर में को हमें मान लीजिए डेकामीटर में चेंज करना है। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे 10 और हेक्टोमीटर से डेकामीटर पे अगेन 10। तो 1 किलोमीटर को हमें डेकामीटर में चेंज करने के लिए कितने कदम चलने पड़े? 2 बार 10। तो इनटू करने पर हमें प्राप्त होता है ये। तो फाइनली आंसर हमारे पास ये मिलता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर। थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं इसमें। 1 मीटर में हमें मान लीजिए हमें mm पता लगाने हो, तो 1 मीटर से mm में जाने के लिए कितने कदम चल रहे हैं? ये रहा मीटर, मीटर से डेकामीटर 10, फिर 10 और फिर 10, 3 बार 10 आई।
तो 1 मीटर इक्वल टू 3/10 को ऐसे लिख देंगे और लिख दिया जाएगा और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। और समझते हैं, यदि हमें से डेसीमीटर में जाना हो, से डेसीमीटर में जाना हो और पता लगाना हो कि 1 में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो जब आपके सामने लिखा हुआ है कि डिविजिबल बाय 10 है ईच स्टेप, तो से डेसीमीटर में जाने के लिए कितने कदम चल रहे हैं, 1 2, तो 2/10 होगा, तो इसको अपॉन में लिख देंगे इस तरह से, तो डिविजिबल हो गया ना, तो डिविजिबल हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे डेसी लिख देंगे अपना, 1/100 डेसीमीटर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.01 डेसीमीटर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10⁻⁻² डेसीमीटर। 1 में हमारे ये कई सारी चीजें सामने आती हैं। अकॉर्डिंग टू क्लास, आपकी 6 क्लास में ये सिखाया जाता है, थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये भी सिखाया जाता है, और जब आप 11th-12th में आते हैं तो ये भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम चलता है। और यदि हम मीटर से हेक्टोमीटर में जाते हैं या मीटर से किलोमीटर में जाते हैं, तो ये भी समझ लेते हैं। 1 मीटर से हम किलोमीटर में जाएंगे तो क्या होगा, तो 1 मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हमारे पास 1 2 3 यानी 3 स्टेप चलना होगा। तो 3 स्टेप चलने के लिए कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, वो हमारा ये मिलेगा। ऊपर जाएंगे तो ये कुछ इस तरह लिखा जा सकता है डेसिमल फॉर्म में, और इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो कई सारे इसके सिस्टम होते हैं। ये बात आपको साइंटिफिक नोटेशन पता हो या नहीं पता हो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ कैसे पता लगाते हैं। पावर -3 है, यदि हमारे डेसिमल में कोई वैल्यू होती है तो डेसिमल को डिजिट के बगल तक लाना होता है, डिजिट के अगले स्टेप तक, यानी 1 2 3, तो 3 कदम चले, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट में हमेशा पावर नेगेटिव फॉर्म में आती है, बस इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक साइकिल स्टोर है जिसका नाम है अरविंद साइकिल्स, और ये अरविंद जी हैं हमारे, जो कि साइकिल सेल करते हैं, और ये उनकी साइकिल रखी हुई है। डिस्प्ले में एक साइकिल लगी हुई है, एक बच्चा खुशी खुशी साइकिल लेते हुए जा रहा है। तो खुशी खुशी साइकिल लेने का यहाँ पे एक रीज़न भी है कि कोरोना में लॉकडाउन हुआ था 2020 में, और 2020-21 जो ईयर था हमारा, उसमें काफ़ी साइकिलें बिकी थी, क्योंकि लोगों को व्हीकल्स चलाने में थोड़ा तकलीफ हो रही थी। उस समय पेट्रोल भी काफ़ी समस्या आ रही थी लेने देने में, तो साइकिल काफ़ी बिकी। तो एक बच्चा इसीलिए बहुत खुश है क्योंकि इसके पिताजी ने साइकिल यहाँ पर दिलवाई है। तो समझते हैं कि इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन द ईयर, ये जो ईयर है हमारा फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में इतने जो है हमारे साइकिल्स बिकी थी। और इन द ईयर 21 to 22 जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उसमें नंबर ऑफ साइकिल इतनी बिकी थी। तो सवाल ये पूछ रहा है किस ईयर में ज़्यादा बिकी थी और कितनी बिकी थी। तो इसको हम समझते हैं, बाइसिकल सोल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2022-21, जो कि है हमारे पास 7,50,000, और 21 to 22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो सोल्ड हुई थी वो हुई थी 8 लाख। अब वो ये पूछ रहा है इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड। तो देखने से पता चल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा बिकी थी वो ये था 21 to 22। तो इन ईयर 21 to 22 बाइसिकल्स सोल्ड मोर, कितनी थी वो, 8 लाख। और कितनी बिकी थी इसके लिए हमें उसका सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो 8 लाख
जो कि हमारा था सेशन ईयर 2021। यहाँ चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 2021-22, और यह जो था हमारा 2020-21 में इतना था। हाउ मैनी मोर साइकिल, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50,000। तो ये हमारा हो गया दूसरे वाले का आंसर, और ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। तो यहाँ तक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक अरविंद न्यूज़पेपर जो स्टॉल है हमारे सामने दिखाई दे रहा है। एक बालक है जो कि सुबह सुबह बिना मुंह धोए आ गया है और अखबार पढ़ रहा है। तो इतना क्रेज है उसे न्यूज़ पढ़ने का कि उसे मुंह धोने का भी समय नहीं मिला है। तो स्टॉल वाले हैं हमारे नाइट ड्यूटी भी देते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे अरविंद न्यूज़पेपर जी हैं। तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि जो अरविंद न्यूज़पेपर है वो पब्लिश करता है एवरीडे 1 कॉपी, जिसके अंदर है हमारे 12 पेजेस, यानी कि एक कॉपी का मतलब है 12 पेजेस की एक कॉपी, लाइक दिस, यानी कि एक कॉपी के अंदर 12 पेजेस हैं। कॉपी ऑफ न्यूज पेपर, ठीक, एवरीडे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, यानी कि पब्लिश जो की है वो एक 12 पेजेस की एक कॉपी है, और हर दिन इतनी कॉपीज प्रिंटेड होती हैं। तो उनमें टोटल पेजेस पता लगाने हैं, कितने पेज प्रिंटिंग मशीन से छपे, यानी कि एक जो प्रिंट मशीन है वो एक पेज बाहर करती है, 1 पेज, और ऐसे करके 12 पेजेस का एक बंच बन जाता है। और ऐसे कितने बंच बाहर आते हैं, और उन बंचेस में जो टोटल पेजेस हैं हमारे वो कितने हैं, और जो बंचेस आ रहे हैं वो निकल के वो ये आ रहे हैं 11,980। तो हमें ये पता लगाना है टोटल पेजेस प्रिंटेड एवरी डे। तो कॉपीज प्रिंटेड हो रही हैं इतनी, और ईच कॉपी हैज 12 पेजेस। इसका इस मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 0 0 2 8 जा 16 कैरी 1 2 9 जा 18 और 1 19 कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3 2 1 जा 2 1 0 0 1 8 8 1 9 9 1 1 जा 1 1 जा, इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इतने पेजेस पर डे प्रिंटेड होते हैं अरविंद न्यूज़पेपर के थ्रू। द नंबर ऑफ शीट ऑफ अ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक बनाने के लिए जो नंबर ऑफ पेपर अवेलेबल है वो 75,000 है। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, यानी कि एक शीट में जो है 8 पेजेस हैं। तो नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। तो हमें 8 पेजेस की एक मतलब ईच शीट, जो हर एक शीट है वो मेक होती है 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। हाउ मेनी नोटबुक कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 75,000 है उसका हम 8 में मल्टीप्लाई करके ये पता लगा लेंगे
कि हमारे पास जैसे कि हमें इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी नोटबुक, कितनी नोटबुक उसमें से बन जाएंगी। तो सबसे पहले पेपर कितने अवेलेबल है ये पता लगाना जरूरी है। जबकि एक शीट में 8 पेपर आते हैं। ईच जो शीट है मेक 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, यानी कि एक जो शीट है नोटबुक की उसमें 8 पेजेस कंटेन हो रखे हैं। तो पता लग जाएगा कि 75,000 में कितने आ जाएंगे। यानी कि इतने हमारे पास हाउ मेनी नोटबुक कैन मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। हाउ मेनी नोटबुक, कितनी नोटबुक बनानी है हमें, तो उसके लिए पेपर चाहिए होंगे। तो ये हमारे पास पेपर आ गए। अब नोटबुक बनानी है तो इसका मतलब पेपर मर्ज हो जाएंगे। तो 200 से हम उसमें डिविजिबल कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे सामने आ जाएगा। 200 3 जा 600, और जितनी भी जीरो रिमाइंडर में आती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। तो हमारे पास जो नोटबुक बनेंगी वो 3000 नोटबुक बन जाएंगी इन शीट से। आज का हमारा टॉपिक है एस्टीमेट। एस्टीमेट क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लीजिए। एस्टीमेट जैसे कि एक अप्रॉक्स वैल्यू, यानी कि जैसे कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं तो उसमें नियरेस्ट वैल्यूज़ को हमें पाना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम किसी बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ से हमने कोई सामान की पूछताछ करी, वहाँ से हमने पूछताछ किया, तो यदि हमने कोई लैपटॉप के बारे में जानकारी ली या फ़ोन के बारे में जानकारी ली तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो लैपटॉप है उसकी कीमत करीब करीब 35,339 रुपये है। तो यदि हम अपने पेरेंट्स से जाकर या अपने बड़े भाई से या हमें अपने अकाउंट से एक एवरेज लेना है तो हम उसका एक रफली आइडिया लेते हैं कि 35,339 रुपये यदि कोई अमाउंट है, या 335 रुपये कोई अमाउंट है, या 340 रुपये अमाउंट है, तो हम इसको नियरेस्ट वैल्यू में ले लेते हैं। तो यानी कि एक रफली किसी को भी जैसे बताना होता है तो हम ये बताते हैं कि हमारा लैपटॉप 35,000 के आसपास का आया है। तो ये एस्टिमेट वैल्यू होती है, यानी कि लगभग वैल्यू जो कि हमें जो ये शो करती है कि हम उस वैल्यू के इर्द गिर्द कहीं खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे आज सीखेंगे कि नियरेस्ट वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसके अंदर हम एडिशन भी सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट भी सीखेंगे और मल्टीप्लाई भी सीखेंगे कि नियरेस्ट वैल्यूज़ के कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं। तो नियरेस्ट वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 10 में नियरेस्ट वैल्यू कैसे पता लगाते हैं, नियरेस्ट में 100 वैल्यू कैसे पता लगाते हैं और 1000 में कैसे पता लगाते हैं। तो इसके लिए एक रूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नियम याद रखिए तो आपको ये कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यानी कि 1 2 3 4 है तो लेफ्ट साइड, 5 6 7 8 9 है तो राइट साइड। क्या है इसका मतलब समझते हैं। जैसे 28 है तो 28 का जो नियरेस्ट होगा सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि 28 नियरेस्ट 10 में, यानी कि नियरेस्ट 0 इसके आसपास कहाँ है। तो 28 को अगर हम 0 देते हैं तो नियरेस्ट में या तो 2 के पास 0 दे दो तो हो गया 20, और या इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो हो गया नियरेस्ट 30। तो 28 जो वैल्यू है वो 10 में, नियरेस्ट 10 में 20 और 30 के बीच में आती है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 28 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 30 या 20। बस वहीं पर हमारा ये रूल काम करता है। यदि यहाँ पर पीछे नंबर 5 6 7 8 9 आता है तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड। और यदि 28 की जगह पे यहाँ पर 24 होता, 23 होता, 22 होता या 21 होता तो हम इसको कैरी करते 20 को। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 28 का नियरेस्ट 10 जो होगा वो होगा 30। थोड़ा सा एक सवाल और समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। जैसे 59 है तो 59 किस किस के बीच में आता है, 50 और 60। अब क्योंकि यहाँ 9 है तो 9 यहाँ है
तो हम फॉरवर्ड कर देंगे इसको, यानी कि इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो 60 होगी। इसी तरह से 73 किस किस के बीच में आता है, 70 और 80। अब क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है तो 3 के हिसाब से हम इस रूल को फॉलो करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 70। अब इसी में हम एडिशन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक वैल्यू आती है 59 और 23, तो 59 का नियरेस्ट होगा 50 एंड 60 और 23 का नियरेस्ट क्या होगा 20 एंड 30। तो अब इन दोनों में से सिलेक्ट करने के लिए इनके इस रूल को फॉलो करेंगे, जस्ट 1 डिजिट। अगर 10 बोलता है तो जस्ट बाद वाला डिजिट, ठीक है ना। जैसे एडिशन के लिए अब हमारे 59 है तो इसमें हम लेंगे यहाँ पर 60 प्लस 23 के लिए 20 और ये हमारे पास 80 आ गया। अब इसी में एक सब्ट्रैक्ट देखते हैं। सब्ट्रैक्ट में जैसे हमारे पास 73 आता है और यहाँ पर हमने ले लिया 35, तो 73 जो है हमारा वो 70 और 80 के मिड आता है, जबकि 35 हमारा 30 और 40 के मिड आता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 3 एंड 5, 3 के लिए हम इधर चलेंगे यानी कि 70 ले लेंगे माइनस, और 30 और 40 क्योंकि 5 आ रहा है तो हम आगे वाला लेंगे यानी कि 40, और फाइनल आंसर हमारा हो जाता है 30। एक मल्टीप्लिकेशन में सबसे देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दे रखा है 99 और मल्टीप्लाई बाय है 15, तो 99 के लिए नियरेस्ट क्या हो जाएगा 9 है तो हम फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि 99 का जो नियरेस्ट होगा वो होगा 100, और 15 के लिए हमारे पास 10 और 20 में से एक चूज़ करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास आएगा 20 क्योंकि 5 है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2000। ये हो गया हमारा नियरेस्ट 10 का कॉन्सेप्ट। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, बस यहाँ पर वैल्यूज आपकी 100 में आ जाती हैं। तो 100 में आ जाती हैं तो 154, तो यानी कि जो 100 है हमारा 54 वो 100 और 200 के बीच में आता है। और इसको चेक करते हैं, जस्ट बगल वाली वैल्यू या पास वाली वैल्यू को, जैसे हम नियरेस्ट 10 देखते थे तो हम इसको चेक करते थे, अब 100 के लिए हम देख रहे हैं तो इसको चेक करेंगे, तो इसके हिसाब से रूल लगेगा ये वाला यानी कि 200। ठीक इसी तरह से इसमें हम एडिशन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है ये और एक वैल्यू है ये, तो 169 जो है हमारा वो 100 और 200 के बीच आएगा, और ये जो है हमारा वो 200 और 300 के बीच आएगा। तो इन दोनों के लिए हम ये वाला वैल्यू चेक करेंगे और इसके लिए ये वाला चेक करेंगे। तो 6 के अकॉर्डिंग आगे यानी कि आगे यानी 200 प्लस 287 के लिए 8 है तो हम आगे वाला नंबर लेंगे, तो ये हो गया 300। तो इस तरह से आ गया 500। सब्ट्रैक्शन, सपोज एक नंबर है आपके पास 979 माइनस एक नंबर है 764, तो 979 जो होता है वो हमारा नियरेस्ट है 900 एंड 1000, और 700 जो है हमारा वो 700 और 800। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि नंबरिंग जो है, जैसे ये 7 है तो 7 तो आएगा ही आएगा, 1 प्लस करके अगला 100 बन जाएगा, 9 तो आएगा ही आएगा, 1 प्लस करके 1000 हो जाएगा। सेम ऐसे ही सब आप देख सकते हैं, बहुत इजीली समझाया हुआ है यहाँ पर, तो इसको आप आगे भी और अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि अब इन दोनों में से हमने लिया 1000 माइनस यहाँ पर जो है हम लेंगे अकॉर्डिंग टू 6, क्योंकि 764 है तो एबव है तो 800 आएगा, 800 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो गया 200। नेक्स्ट मल्टीप्लाई के लिए, सपोज हमारे पास एक नंबर है 565 एंड मल्टीप्लाई 234, तो 565 के लिए जो नंबर आएंगे 500 और 600, और इसके लिए 200 और 1 प्लस कर दो 300,
तो 500 के लिए और 600 के लिए बीच वाला नंबर फिर चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इधर वाला 600 और इसके लिए हो जाएगा हमारा ये, इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो ये इस तरह से हमारा एक आंसर आ जाता है। 6 2 जा 12 और जितने जीरोज़ हैं वो आप बढ़ा दीजिए उसमें, तो ये आपका इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसी तरह से हम 1000 में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है ये, तो अब क्योंकि ये 9000 और 10000 के मिड आ रही है, तो क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, फिर 5 वाला रूल देखेंगे, फिर फॉरवर्ड वैल्यू देखेंगे, तो इसलिए इसका एस्टिमेटिंग वैल्यू हो जाएगी 10000। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एडिशन की तरफ। ऐड, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 5643 प्लस 3211, तो 5000 एंड 6000 और यहाँ हो जाएगा 3000 एंड 4000। तो यहाँ पर बड़ा नंबर 6 है, यहाँ पर इसके बाद 2 है, तो 6 के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड वैल्यू के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर 6000 और पीछे वाली वैल्यू के लिए हम लिख देंगे 3000। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 9000। अब हमें सबट्रैक्ट देखना होगा। 4321 माइनस 2222, तो ये जो नंबर आता है हमारा वो 4000 और 5000 के बीच में आता है, और ये वाला जो नंबर आता है वो हमारा 2000 और 3000 के बीच में आता है। तो इन दोनों के लिए हम 3 और यहाँ पे 2 चेक करेंगे, तो दोनों ही पीछे वाली वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट साइड वाली। तो लेफ़्ट साइड वाली के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर 4000 माइनस 2000 और दोनों का माइनस करने पर आ जाएगा 2000। अब इसमें एक मल्टीप्लाई वाला सम्स देख लेते हैं। तो 3342 मल्टीप्लाई 1521, तो इसके लिए जो नियरेस्ट 1000 होगा वो 3000 और 4000 होगा, और इसके लिए 1000 और 2000 होगा। तो 3000 के लिए हमारे पास कैरी फॉरवर्ड नंबर आएगा हमारे पास, यानी पीछे वाला 3000 इंटू, और इसमें हम ले लेंगे 5 है तो हम यहाँ पे 2000 लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू और आ गई। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 30 और 30 60 हो गई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दैट्स इट।